लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ा था। टॉर्क का मतलब था अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई ऐसा फोर्स लगा हुआ है जो उसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है तो उसके पास टॉर्क होता है। ठीक, टॉर्क की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और अगर इसके यूनिट्स की बात किया जाए तो टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, फोर्स का हो गया न्यूटन और डिस्टेंस का हो गया मीटर। ठीक, और सीजीएस में अगर देखा जाएगा तो यही फोर्स हो जाएगा डाइन में और डिस्टेंस हो जाएगा सेंटीमीटर में। सो डाइन सेंटीमीटर या फिर न्यूटन मीटर। अब डायमेंशनल फार्मूला की अगर बात किया जाए तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mlt-2 और किसी भी डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला होता है l, तो ये वैल्यू हो जाएगी ml2t-2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसी भी टॉर्क का जहां भी रिक्वायर्ड होगा। टॉर्क के लिए साइन कन्वेंशन मैंने आप लोगों को सिंपल बताया था कि अगर क्लॉकवाइज कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा तो हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो हम लोग टॉर्क नेगेटिव मानेंगे। सिंपल, वैल्यू वही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसके बाद देखो अगला कॉन्सेप्ट ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है अगर किसी ऑब्जेक्ट को उस पर लगने वाले सारे टॉर्क का सम अगर जीरो हो जाए, यानी नेट टॉर्क अगर जीरो हो जाए तो फिर वो ऑब्जेक्ट अब रोटेट नहीं कर सकता। सो दैट ऑब्जेक्ट विल कम इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आप लोगों को स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, और फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब यही आपको बताया गया था कि नेट फोर्स जीरो हो जाए ऑब्जेक्ट पर, और दूसरी कंडीशन आपको बताई गई थी नेट टॉर्क जीरो हो जाए। फोर्स जीरो हो जाने से ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोशन था वो स्टॉप हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पर है और नेट फोर्स भी जीरो हो जाए तो वो रेस्ट पर ही बना रहेगा। क्लियर, और अगर टॉर्क भी जीरो हो जाए तो वो रोटेट भी नहीं करेगा, मतलब उसी को हम बोल देंगे कि दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? तो यहां पर यही तेरे को बताया गया है, व्हेन अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट about that same point, or we can say algebraic sum of the movement about any point is zero। मूवमेंट जो टर्म बार बार लिख रहे हैं उसका मतलब वही टॉर्क है, क्योंकि टॉर्क को ही क्या कहा जाता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स विच इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट मूवमेंट कहलाता है। उसी मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग एक फोर्स इधर लगा दें और एक फोर्स मान लो इधर की तरफ लगा दिया। ठीक, ये मान लो कुछ F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है। ये डिस्टेंस कुछ R1 मान लीजिए और ये वाली डिस्टेंस कुछ R2 मान लेते हैं। क्लियर? तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि इस रॉड के हर एक पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट देख लो, तो इस पॉइंट पर अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। मतलब रॉड के किसी भी पॉइंट पर आप चेक करो तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस कितना होना चाहिए? जीरो। या नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? जीरो। तो इस पॉइंट पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क देगा और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। तो इसका मूवमेंट बराबर इसका मूवमेंट, या इसका टॉर्क बराबर इसका टॉर्क। इसका टॉर्क कितना होगा बेटा? F1 R1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका कितना होगा? F2 इंटू R2। तो इन दोनों का सम कितना होगा? जीरो। ये देखो पॉजिटिव था क्योंकि क्लॉकवाइज था, और ये वाला निगेटिव है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। और ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वो है यही, समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ टॉर्क इज जीरो। सिग्मा मतलब सम होता है ना, लेकिन जब आप सम करोगे तो डायरेक्शन के हिसाब से सम करोगे ना। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। भाई टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर चीजों को जब ऐड किया जाता है तो डायरेक्शन के साथ ऐड किया जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब क्या हुआ?
नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट आया कपल। अब ये जो वर्ड है कपल, कपल का मतलब ही होता है टू, यानी कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी सेम बॉडी पर लग रहे हो तब वो कपल फॉर्म करते हैं। और कपल क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को किसी एक ही डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करता है। टॉर्क तो अच्छे समझ में आया ना, टॉर्क किसी एक सिंगल फोर्स की वजह से भी हो सकता है। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर केवल एक ही फोर्स लगा हो तो वो टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है। जैसे अगर हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करें, अगर यहां पर हम लोग ऑब्जर्व करें, ये मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये एक पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। इस तरीके का अगर एक फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो टॉर्क की वैल्यू बेटा कितनी हुई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि एक सिंगल फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जब बात कपल की होगी तो देयर मस्ट बी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो एक फोर्स ऐसा हो, एक ऐसा हो, या इधर वाला नीचे का हो, इधर वाला ऊपर का हो। देयर मस्ट बी टू फोर्सेस, और वो दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर ये इक्वल एंड अपोजिट है और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r के बराबर, क्लियर। तो कपल हम लोग डिफाइन करेंगे, कपल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे r, तो फोर्स इंटू r इज नोन एज कपल। जबकि यहां भी फोर्स इंटू r है, लेकिन ये वाला r क्या था, ये, हाँ, दैट वाज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ, इट वॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसी को बोलो पॉइंट ऑफ रोटेशन बोलते हैं, क्लियर। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस थी दैट वाज फ्रॉम दिस पॉइंट, और यहां पर जो डिस्टेंस r है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन, अगेन दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। दोनों फोर्सेस के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला है एक ही जैसा, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। यहां पर r अलग चीज है, यहां पर r अलग चीज है। यूनिट सेम होगा, चेक कर लीजिए, न्यूटन मीटर, ठीक। लेकिन कपल में हमेशा कितने फोर्सेस होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो। लेकिन टॉर्क के केस में देयर मे बी नंबर ऑफ फोर्सेस। यहां ऐसा भी हो सकता है, कोई फोर्स ऐसा भी हो सकता है, इसका नाम F2 लिख दो, ये डिस्टेंस R1 लिख दो और ये वाली डिस्टेंस R2 लिख दो। तो अब अगर यही हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको F1 बोल देते हैं, तो F1 R1 माइनस F2 R2। तो टॉर्क मे बी प्रोवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस, बट कपल विल बी प्रोवाइडेड बाय ओनली एंड ओनली टू फोर्सेस, क्लियर। तीसरा डिफरेंस ये है कि टॉर्क के केस में कोई फोर्स क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। But in case of couple, both forces will try to rotate the object in same direction. चेक करो, दोनों मिलके एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, क्लियर। तो ये डिफरेंस है टॉर्क और कपल में। तो कपल का मतलब क्या हुआ, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी अलोंग टू डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। लाइंस ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन पर फोर्स लग रहा हो। तो फोर्स ये वाला देखो इस लाइन के अलोंग लग रहा है और ये वाला फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है, क्लियर। तो इन दोनों डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा है, कंस्टिट्यूट अ कपल। यानी कि देयर मस्ट बी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस टू फॉर्म अ कपल। अ कपल हैज अ टर्निंग इफेक्ट, मतलब ये भी रोटेट कराने की कोशिश करेगा, बट नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। अगर आपसे पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट पर बेटा नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, क्योंकि जितना फोर्स चेक करो ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है, और उसी टॉर्क को क्या बोलते हैं यहां पर, कपल बोलते हैं। सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन। क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन इसमें नहीं होगा। ये सिर्फ क्या कराएगा,
रोटेशनल मोशन कराएगा। तो मूवमेंट ऑफ कपल की बात कर रहे हैं कि भाई ये जो दोनों है इसका फोर्स क्या होगा। तो मूवमेंट और टॉर्क की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो जरा ध्यान से देखो। लेट अस सपोज इस वाले फोर्स की पॉइंट O से डिस्टेंस कितनी है R1 और इस वाले फोर्स की डिस्टेंस है R2। क्लियर। और हम लोग इनके बीच में कोई भी एक पॉइंट O है और उस O पॉइंट पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा चेक करो O पॉइंट पर राइट साइड वाला वो वाला जो F फोर्स है वो कैसा टॉर्क देगा बेटा? क्या वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा? बोलो यार। तो अगर मैं उसको निगेटिव मानता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस का F इंटू R1। सही है। ये वाला इस पॉइंट के अबाउट ये वाला जो फोर्स है ये कैसा टॉर्क देगा? अगेन बोलो यार, ये भी कैसा टॉर्क देगा भाई? तो माइनस FR2। अगर यहां पर आप ध्यान से देखो तो माइनस F कॉमन मिलेगा, R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 का मतलब क्या हो गया? माइनस FR। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी निकल करके आई? माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। क्लियर। माइनस क्या शो कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है। क्लियर। यही क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो माइनस ना आता। तो इस माइनस का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। माइनस तो हमको बस ये बता रहा है कि घूम कैसे रहा है, और ये कैसे घूम रहा है ये डायग्राम में साफ दिख रहा है कि दिस इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। इसका मतलब कपल का फॉर्मूला क्या हुआ? सीधे सीधे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। एनी डाउट इन दिस? अगर एक भी फोर्स, एक को F1 एक को F2 कर दें तो क्या ये कपल बना पाएगा? नहीं। डायरेक्शन सेम कर दें तो भी नहीं बना पाएगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट है वर्क डन बाई अ टॉर्क। देखो जैसे लीनियर मोशन में आपने वर्क डन पढ़ा था, क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला लीनियर मोशन में क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स की जगह क्या आएगा? टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद करो, एंगल। फोर्स की जगह टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आना चाहिए? टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात समझ में आई? अब आते हैं बस इसी फॉर्मूले पर कि आखिर ये सर कैसे आएगा। तो देखो सीधी सी बात है कि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, या अगर यहां पर एक लाइन में खींच दूं तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, या ऐसे मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो बाहर निकला हुआ है। क्लियर। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है। ऑब्जेक्ट किस टाइप के मोशन में है? रोटेशनल। लेकिन ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट किस मोशन में होता है? सर्कुलर। तो ये सर्कुलर मोशन में बोलो P पॉइंट बढ़ते बढ़ते Q पे आएगा। ठीक। F फोर्स लग रहा था, जब यहां पे आएगा यही F फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। जब यही मूव करते करते यहां पहुंचेगा तो बोलो F फोर्स ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। तो F फोर्स जो है वो टेंजेंशियल है, जैसा कि सर्कुलर मोशन में होता है। तो वर्क जो होगा, क्या वर्क का फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो फोर्स था F और डिस्प्लेसमेंट अगर आप चेक करो, डिस्टेंस अगर आप चेक करो तो P से लेके Q तक। बोलो यार, अगर मैं बहुत ही छोटा एंगल मान लूं, डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो, तो ये PQ भी बहुत छोटा होगा। और अगर ये PQ छोटा है तो क्या इसको स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है ना? तो मैंने क्या लिखा? फोर्स इंटू डिस्टेंस अलोंग द आर्क PQ। और आर्क की जो लेंथ होती है, जरा सोचना, वर्क की हम लोग बात कर रहे थे, तो वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस PQ। और PQ बोलो एक आर्क है सर्कल का। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क बराबर थीटा इंटू रेडियस। क्लियर। रेडियस कितना है? आर के बराबर, और एंगल कितना है? तो क्या ये आर डेल्टा थीटा हो जाएगा? बोलो यार। फोर्स इंटू आर्क, यही था वर्क। और आर्क को क्या लिख सकते हैं? एंगल इंटू रेडियस। तो आर डेल्टा थीटा। और सोचो एफ इंटू आर क्या है बेटा? फोर्स इंटू आर क्या था? टॉर्क। तो ये क्या बना? टाउ इंटू डेल्टा थीटा। यानी कि टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई दैट एंगल by which the object has rotated, that is equal to work done by the torque. तो फॉर्मूला आ गया W is equal to टाउ डेल्टा थीटा, यानी टॉर्क इज वर्क डन बाई टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात समझ में आई?
ठीक, तो एक यहां पर फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, यहां पे सिर्फ एक क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ। क्या सब्स्टिट्यूट हुआ? फोर्स की जगह क्या आ गया? फोर्स इज रिप्लेस्ड बाई टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिप्लेस्ड बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो फॉर्मूला आपने वर्क का पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, ये किस मोशन में था? स्ट्रेट लाइन मोशन। वही फॉर्मूला यहां पर कितना बन जाएगा? टाउ इनटू डेल्टा थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये रटा है, ये सिंपल आ जाएगा जब जरूरत होगी। बाकी यहां पर मैंने आपको सेम चीज का प्रूफ भी बता दिया है कि कभी अगर आपके मन में आए कि सर ये टाउ डेल्टा थीटा कहां से आया, तो आया देखो इसी फॉर्मूले से, फोर्स इनटू डिस्टेंस से ही आया है। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय अ टॉर्क। तो अगर यही टॉर्क सोचो वेरिएबल हो, भाई आपको फोर्सेस की वजह से जो वर्क मैंने पढ़ाया है वो भी तो दो तरीके से पढ़ाया है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो अगर फोर्स वेरिएबल था तो वहां भी इंटीग्रेशन कराया था। तो सेम चीज यहां पर है कि अगर ये टॉर्क वेरिएबल है तो यहां भी वर्क होगा इंटीग्रल टाउ डी थीटा। बात समझ में आई? ठीक, तो सेम तरीके से आप इसको यूज करोगे जब रिक्वायर्ड होगा तब। अब आया पावर डिलीवर्ड बाई टॉर्क। पावर का नॉर्मली फॉर्मूला सोचो क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क का फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूं तो फोर्स की जगह टॉर्क और वेलोसिटी की जगह, तो पावर का फॉर्मूला क्या आना चाहिए? आई बात समझ में? अब उसी के डेरिवेशन पार्ट पे आ जाओ। तो डेरिवेशन में कुछ है नहीं। अगर वर्क हमें पता है, वर्क का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, टाउ इनटू डेल्टा थीटा, तो बस वर्क में टाइम का डिवाइड करना है। वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू टाउ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को क्या बोलते हैं? ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपल है, पावर बराबर टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो ये तो आसान है। फिर आया टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। इस बार आपको देखो डायग्राम में क्या चीज बताई गई है। आपको एक इस तरीके का प्लेन दिया हुआ है और इस प्लेन में ये कोई एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इस पॉइंट पर फोर्स इधर की तरफ है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? आर। मतलब ये डायग्राम ऐसा है कि मान लो मैं ओरिजिन पर खड़ा हूं और मेरे सामने एक ऐसा ये पूरा प्लेन है, ठीक, और इस प्लेन पर कोई एक पॉइंट ये है मान लो, या इधर एक पॉइंट मान लेते, ये पॉइंट है, क्लियर। और इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। तो इमेजिन करो, एक एरो ऐसा गया, ये इस पॉइंट का क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, और फोर्स इधर की तरफ है, क्लियर। तो ये हुआ आर वेक्टर और ये हुआ एफ वेक्टर। अब आपसे अगर पूछा जाए बेटा आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन बताओ, तो ए क्रॉस बी आपको वेक्टर में सिखाया है। पहले वेक्टर की तरफ ऐसे उंगलियों को करेंगे, दूसरे की तरफ घुमाएंगे, तो थंब किधर जा रहा है? ऊपर। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। कुछ बात समझ में आई? टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? आर क्रॉस एफ। तो आर की तरफ रखेंगे, एफ की तरफ घुमाएंगे, जिधर थंब इंडिकेट करेगा वही डायरेक्शन किसका होगा? टॉर्क का। तो सेम चीज को देखो डायग्राम में यहां पे समझाया गया है कि आर की तरफ रखो, एफ की तरफ उंगलियों को घुमाओ, थंब ऊपर शो कर रहा है, इसलिए टॉर्क का डायरेक्शन हो गया ऊपर की तरफ, क्लियर। तो इस स्लाइड में केवल आपको यही सिखाया गया है कि टॉर्क का डायरेक्शन अगर निकालना होगा तो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, ठीक, राइट हैंड थंब रूल यही वाला, ठीक। उसी को यहां पे बता दिया गया है कि क्या क्या करना है, और ये आप लोग जानते हो, ए क्रॉस बी में खूब सिखाया है कि पहले वेक्टर की तरफ आप उंगलियों को रखेंगे, दूसरे की तरफ घुमाएंगे, तो जो थंब इंडिकेट करेगा वही डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। फिर आया टॉर्क इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी फॉर्मूला ये वाला यूज करने को आ जाएगा आर क्रॉस एफ, ठीक, और आपको ऐसे दे देगा, कोई वेक्टर दे देगा कि भाई जो पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया कि एक फोर्स है और उस फोर्स की वैल्यू है मान लो
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपको कहेंगे देयर इज अ फोर्स एज दिस एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट के मान लो कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, कोऑर्डिनेट मान लो आपको जैसे 2,-1,1 दे दिया, ठीक। तो 2,-1,1, तो क्या आप इसका पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं मुझे? 2i कैप, सही है। मतलब पॉइंट का लोकेशन दे दो या पॉइंट का वेक्टर दे दो, बात एक ही है। क्लियर? तो पॉइंट का लोकेशन पता है और ऐसा फोर्स पता है। अब आपको सिर्फ क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए तरीका सोचो, आर वेक्टर पता है, एफ पता है, तो ये निकालने का तरीका कौन सा था? डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है भाई? आई जे के, इधर आर वेक्टर का डेटा भरेंगे 2-1 1 और इधर एफ का भरेंगे 2 3 4। क्लियर? इसको सॉल्व करना आता है भाई। आई कैप रखेंगे, इसको छिपाएंगे और केवल ये बचेगा -1 1 3 और 4 माइनस जे कैप, सेम काम इसमें करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 1 2 4 प्लस के कैप रखेंगे तो ये क्या बनेगा 2 -1 2 3, ये बन जाएगा। क्लियर? अब अगर यही टाउ हम लोग कैलकुलेट करके पूरा निकालेंगे तो जरा चेक करो, आई कैप टाइम्स ये कितना आएगा? -4 -3 यानी -7 माइनस जे कैप टाइम्स 8 -2 6 प्लस के कैप टाइम्स 6 + 2। बोलो यार, तो क्या टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारी? -7 आई कैप। हो गया बेटा। क्लियर? तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब आई जे के। आई जे के टर्म्स में अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वी कैन फाइंड आउट। कुछ बात समझ में आई? ठीक है। अगला है एंगुलर मोमेंटम। अब आप लोगों ने बोलो लीनियर मोशन में मोमेंटम पढ़ा है कभी? व्हाट इज मोमेंटम? पी से डिनोट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। रोटेशनल मोशन में अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे तो एल से डिनोट किया जाता है, ठीक। और मास की जगह क्या होगा? इनर्शिया। और वेलोसिटी की जगह हो गया फॉर्मूला। कुछ बात समझ में आया? तो कुछ सब्स्टिट्यूशन फिर से हो गया। क्या सब्स्टिट्यूशन हुआ भाई इस बार? मास की जगह मोमेंट ऑफ, जब मास आएगा वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ले लेंगे, बाकी v की जगह ओमेगा हो तो हम लिख ही चुके थे वहां पर। क्लियर? तो बस ये एक सब्स्टिट्यूशन और याद रखिएगा, मास की जगह क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम जो होता है जिसको L से डिनोट किया, एंगुलर मोमेंटम का मतलब बेटा मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और एक चीज बताइए, जिस चीज का मोमेंट निकालते हैं क्या उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? टॉर्क। फॉर्मूला क्या होता है? F × R, यानी फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया। मोमेंट ऑफ मास निकलवाया था, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इनटू, तो मोमेंटम होगा P और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा R, तो मोमेंटम का एक फॉर्मूला हमारा और हुआ mvr। कुछ बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर? अब देखो जरा, इन लीनियर मोशन, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी गिव्स मेजर ऑफ इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर मोमेंटम ये बताता है कि ऑब्जेक्ट में कितना ट्रांसलेटरी मोशन है, कितनी स्पीड से वो, कितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट भाग रहा है। एनालॉगस टू दिस, in rotational motion, angular momentum gives the measure of turning motion of a body। यानी कि रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट कितना घूम सकता है, कितना रोटेशनल मोशन कर सकता है। क्लियर? मोमेंटम यहां पे क्या बताता था? mv, कि कितना स्ट्रेट लाइन में चल सकता है, क्या वेलोसिटी इसकी है।
भाई दो ही तो चीज है, मास और वेलोसिटी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी को, कि कितना रोटेट कर जाएगा। कुछ बात समझ में आई, ठीक। और देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट दैट एक्सिस। वही मैंने लिखा है, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv। तो mv into r, that is known as angular momentum. So it is measured as the product of linear momentum and perpendicular distance of the line of action from the axis of rotation. तो ये यही लिखा हुआ है, देखो, linear momentum into perpendicular distance। मूवमेंट जब भी निकालना हो, जिस भी चीज का मूवमेंट निकालना हो, जिस भी क्वांटिटी का मूवमेंट निकालना हो, उसमें केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। क्लियर। मूवमेंट एक हिसाब से रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको, रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस पी। और अगर इसी को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, तो ये क्या बनेगा, dl बाई dt। dl बाई dt इज इक्वल टू r क्रॉस dp बाई dt। बोलो भाई, प्लस, ध्यान से देखना, dr बाई dt क्रॉस p वेक्टर। अब ये क्या हुआ है, अगर मैं आपको एक याद दिलाऊं, प्रोडक्ट रूल आप लोग को डिफरेंशिएशन का याद है क्या। प्रोडक्ट रूल अगर लिखा है P बराबर XY और आपको कहा जाए इसको डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट, तो dP बाई dt डिफरेंशिएशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो प्रोडक्ट रूल आपको क्या सिखाया था, पहला क्वांटिटी जो भी है उसको बाहर करो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा बाहर करो पहले का डिफरेंशिएशन। क्या ये चीज याद आ रही है, इसको ना याद आ रहा हो, स्टार्टिंग में देखो जहां डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन में आप लोगों को प्रोडक्ट रूल पढ़ाया गया। प्रोडक्ट रूल का मतलब यही होता है, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट है और डिफरेंशिएट करना है, तो एक को बाहर निकालो दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को बाहर निकालो पहले का डिफरेंशिएशन। करेक्ट। तो यहां पर वही काम हुआ, देखो L वेक्टर बराबर R क्रॉस P था, दो चीजों का प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट रूल हमने लगाया। R को बाहर निकाला है, मतलब R तो पहले से बाहर था, तो dP बाई dt। क्लियर। इस बार इसको डिफरेंशिएट कर लिया, उसको अलग कर दिया। ये बात सही है, कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज R क्रॉस dP बाई dt को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू dP बाई dt। अरे फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या ये बात पता है, फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर। सो F R क्रॉस F हो गया, प्लस, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या चीज लिखी हुई है, dr बाई डी टी क्रॉस p वेक्टर। देखो dr बाई डी टी जो है, क्या इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं, r क्या चीज है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, तो क्या इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं। वेलोसिटी बराबर ds बाई डी टी, dr बाई डी टी, dx बाई डी टी, ये सब लिखे भी हो, यूज भी किए हो, है ना, मल्टीप्लाइड बाई मोमेंटम। और मोमेंटम खुद क्या होता है, सही है। अब जरा चेक करो, R क्रॉस F को क्या टॉर्क बोल सकते हैं, और ये जो लिखा हुआ है M अगर मैं बाहर निकालूं तो क्या ये V क्रॉस V है। दो सेम चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करोगे तो क्या आएगा, सेम चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करें तो क्या आता है, जीरो आता है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा n कैप। और अगर दो सेम वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल जीरो, साइन जीरो जीरो, तो वो जीरो ही हो जाएगा, यानी A क्रॉस A इज जीरो। आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी ढेर सारी,
ठीक, और उसमें ये पॉइंट लिखा होगा, आज जाके देख लेना, सेल्फ प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है, A क्रॉस A इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब V क्रॉस V भी क्या होगा, जीरो। तो ये पूरा टर्म तो जीरो हो गया, तो बचा क्या, केवल टॉर्क। क्या मिला इससे हमको, dl बाई dt इज इक्वल टू टॉर्क। और अगर ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तो क्या ये वाली बात है कि अगर फोर्स dp बाई dt के बराबर है, इफ फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, ये कौन सा लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो फोर्स की जगह क्या आएगा, मोमेंटम की जगह क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम, और टाइम तो टाइम ही रहेगा। तो यहां फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, टाउ बराबर dl बाई dt। तो जरा चेक करो क्या ये वही है, टाउ बराबर dl बाई dt। तो ये उसका क्या हुआ, डेरिवेशन हुआ कि टाउ बराबर dl बाई dt कहां से आया। देखो जब भी कभी ये चीजें आप लोग को स्कूल में पढ़ाई जाती हैं या पढ़ाई गई होंगी, वहां पर इतना डेप्थ में आदमी नहीं जाता। वहां पे वो आपको सीधे सीधे बताते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले आओ, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ले आओ, फोर्स की जगह टॉर्क ले आओ। बता, मैं भी यही सब चीजें बार बार रहा हूं, लेकिन मैं एक एक चीज आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं कि अगर ये फॉर्मूला आया तो कहां से आया। ठीक, अब जब ये फॉर्मूला आ ही गया है तो आगे के लिए रटने वाली चीज ये है कि फोर्स की जगह क्या आएगा, टॉर्क, मोमेंटम की जगह क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम, और टाइम तो टाइम ही रहता है, टाइम चेंज होगा नहीं। बात समझ में आया। तो लीनियर मोशन जो आपने पढ़ रखा है और जो रोटेशनल मोशन हम पढ़ रहे हैं वो बहुत हद तक एकदम सिमिलर है, बस कुछ छोटे छोटे चेंजेस हो जाएंगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई। किसी को डाउट हो इसमें बेटा पूछ लो, अभी समय है। फिर आया इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज में बता चुका हूं, अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, यानी कि लीनियर मोशन वाले इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो उसका कंडीशन सिर्फ एक है, क्या, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। और ये आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हो, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हो कि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में अगर जीरो कर दें तो 3 इक्वेशंस बन जाती थी। उनको सॉल्व करके हमने पुली वाले क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने फ्रिक्शन एक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। फिर आया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बोलो यार, अगर नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर नेट टॉर्क जीरो है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सबसे पहले मैं आपको जनरल फार्मूला बताता हूं जो आसानी से आपको समझ में आएगा। वो फार्मूला ये है, अगर फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और ये सबको पता है, बोलो ये कौन सा फार्मूला है, न्यूटन के सेकंड लॉ का रिजल्ट है ये न्यूटन के सेकंड लॉ का। तो फोर्स की जगह क्या आएगा, मास की जगह क्या आएगा, एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, वैसे ही एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, टाउ बराबर आई अल्फा। अब आ जाओ इसके डेरिवेशन पार्ट पर कि अगर ये फॉर्मूला आया तो कहां से आया। ठीक, लेट अस कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में ढेर सारे पार्टिकल्स, क्लियर। तो इसको बोलते हैं सिस्टम, एक बॉडी है। तो एक बॉडी में बोलो ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, m1 m2 m3 m4, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, क्लियर। अगर ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट, ये z एक्सिस है, इसके अबाउट अगर ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा होगा तो ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट बोलो सर्कुलर मोशन में होगा। तो ये जो पहला वाला पॉइंट था, इसका रेडियस सर्कुलर मोशन का कितना होगा, r1। दूसरा जो है इसके लिए रेडियस कितना होगा, r2। इसके लिए रेडियस कितना होगा, ये चीज समझ में आ रही है। सभी का सेंटर बोलो इसी एक्सिस पर होगा। ये पॉइंट पिछली क्लास में मैंने बताया था, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा और उस सर्कुलर मोशन का सेंटर उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब जरा आप चेक करिए, टॉर्क की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमें रिलेशन किसमें किसमें चाहिए, टॉर्क और इनर्शिया में, क्लियर। टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R
क्रॉस एफ, यानी r इंटू एफ कि फोर्स कितना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो यहां पर जरा आप चेक करिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था भाई, वो तो r1 था। सारा मुद्दा है कि सर फोर्स कितना है। क्लियर। अगर हम लोग लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन की बात करें तो आपने दो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, v बराबर r ओमेगा और a बराबर r अल्फा। ये पढ़ा है दो फॉर्मूला, बोलो भाई। v बराबर r ओमेगा और एक्सेलरेशन a बराबर r अल्फा। ये जब सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे थे तो उसी समय पढ़ा दिया था, v बराबर r ओमेगा, a बराबर r अल्फा। तो जरा चेक करो, जो पहला यहां पर ये जो पार्टिकल होगा, इस पहले वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, a बराबर, इसका रेडियस कितना है r1 और अल्फा, तो a1 बराबर r1 अल्फा। क्लियर। तो पहले पर फोर्स कितना होगा, अगर एक्सेलरेशन पता है तो क्या हम फोर्स समझ सकते हैं, F बराबर ma, तो इसका जो भी मास है उस मास को आप मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब जरा चेक करो फोर्स की वैल्यू कितनी आई, m1 r1 अल्फा। अच्छा एक चीज और बताओ, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था आपको, अगर ऑब्जेक्ट यहां से मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट था थीटा एंगल घूम गया, तो क्या इसका हर एक पार्टिकल थीटा एंगल घूम गया, तो क्या सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो क्या सबका एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम है। इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है तो क्या हर एक पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ही है। इसीलिए चेक करो अल्फा 1 नहीं लिखा है, बिकॉज दैट अल्फा इज सेम फॉर एवरी पार्टिकल। ये पॉइंट की बात पिछली क्लास में भी आपसे हुआ था ओमेगा के टर्म्स में, वहां पे बोला था ओमेगा सेम है, अब यहां अल्फा भी सेम है क्योंकि एंगल सेम है। बात समझ में आई। अब जरा चेक करिए वैल्यू क्या आएगी भाई, टॉर्क, ये तो फोर्स था, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स ये है, इसमें r1 और मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये r1 स्क्वायर हो जाएगा, तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा, दैट इज फोर्स ऑन, दैट इज टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल। ऐसे दूसरे वाले पे कितना टॉर्क होगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, तीसरे पे भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही सभी पर होगा। अगर मैं सबके टॉर्क को जोड़ दूंगा तो क्या पूरे बॉडी का टॉर्क आ जाएगा, और सब में चेक करो अल्फा कॉमन है, अल्फा कॉमन जैसे ही किया, बोलो ये क्या चीज है, सिग्मा mr स्क्वायर, और सिग्मा mr स्क्वायर ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, I बराबर mr स्क्वायर। ये चीज मैं करवा चुका हूं कि अगर ये एक्सिस है, एक पार्टिकल यहां है, एक यहां है, एक यहां है, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ये चीज सेम डायग्राम बना के मैंने आपको लिखवाया भी, आपने लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाउ यानी कि नेट टॉर्क, पूरी बॉडी पर अगर टोटल टॉर्क निकाला जाए तो दैट टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू I अल्फा। क्या ये बात समझ में आई। देखो सबसे पहले यहां पे आपको क्या बताया कि टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F1 इंटू R1। तो F1 केवल पता चल जाए, काम चल जाएगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहां पर कितना है, R अल्फा। अगर ये अल्फा एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है तो एक्सेलरेशन इज R अल्फा। इज दिस क्लियर। देखो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या ये बात समझ में आ रही है। हर एक पार्टिकल का, अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम जाए, ठीक, तो थीटा एंगल घूमा पूरा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट भी थीटा घूमा। तो जब रोटेशनल सेंस में देख रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अगर मैं पूछूं तो हर पार्टिकल की अलग अलग है। क्यों, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, R ओमेगा। अब जरा सोचो, अगर इस पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो जो पार्टिकल यहां होगा बोलो उसकी रेडियस केवल इतनी है, और जो यहां होगा उसकी रेडियस, तो बोलो यार जिसका रेडियस ज्यादा है तो उसमें वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी। तो यहां वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, यही वजह है कि अगर किसी को मारना है तो इससे मारते हैं, इससे नहीं मारते, इसे लाए इसे मार दे, इससे मारते हैं। क्यों, क्योंकि घूम तो इस पॉइंट के अबाउट रहा है ना हाथ, या अगर मैं इसको एक्सेस मान लूं तो इसके अबाउट हाथ ऐसे घूम रहा है, इसलिए इससे मारते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तो एकदम चपकेगा कायदे से।
बोलो यार, इससे नहीं मारते, इससे नहीं मारते किसी को, कैसे लगा ऐसे मार दे, ऐसे नहीं होता। कारण यही है कि हमें वेलोसिटी ज्यादा करनी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी बोलो उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा हीट एनर्जी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इससे मारा जाता है इन कंपैरिजन टू किसी और पार्ट से। क्लियर? तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में और इसके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा।